गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर अजय शर्मा की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो यूनिट 4 है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है, सरल कार्बनिक अभिकर्मकों का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग, उसके बारे में जानेंगे। यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स थे, एक भारात्मक विश्लेषण और दूसरा सरल कार्बनिक अभिकर्मकों का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग। लेकिन हम भारात्मक विश्लेषण को नहीं अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। आज के ज़माने में जो भारात्मक विश्लेषण है उसका उपयोग प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल सटीक नहीं होते हैं। इसलिए हम जो सही और अच्छी विधि है उसी का प्रयोग करते हैं। और इसलिए जो चैप्टर 8 है जिसमें हम कार्बनिक अभिकर्मकों का अकार्बनिक पदार्थों के विश्लेषण हेतु उपयोग करते हैं, ये जो टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कार्बनिक अभिकर्मक जो होते हैं वो एक बहुत अच्छे लिगेंड होते हैं। वो लिगेंड अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर हेट्रो एटम्स यानी जो कह सकते हैं अपन विषम परमाणु उपस्थित होते हैं। और ये विषम परमाणु क्या करते हैं? ये विषम परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फ़र हुआ, हेलोजन हुआ। इनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं दान देने के लिए होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान देकर मेटल जो कि इनऑर्गेनिक है उस मेटल के साथ में जो है उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो आजकल अकार्बनिक पदार्थों के विश्लेषण के लिए अधिकतर हम कार्बनिक अभिकर्मकों का यानी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का ही उपयोग करते हैं। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कार्बनिक अभिकर्मक जो हैं बहुत ज़्यादा जो उपयोग में आ रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो परिणाम होते हैं, प्राप्त होते हैं परिणाम, वो विश्वसनीय होते हैं और एकदम सटीक होते हैं। और ये जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक मेटल आयन हैं, उनके साथ में जब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं एक बार, तो जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसका निर्धारण, एस्टिमेशन जो है बहुत आसानी से संभव है। कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, अभिकर्मक जितने भी हैं, उनका उपयोग हम जो है ऑर्गेनिक माइक्रो एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंतर्गत, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यानी स्पेक्ट्रम प्रकाशमिति में, स्पॉट परीक्षण यानी बिंदु परीक्षण के अंदर, मास्किंग प्रच्छादन के अंदर, इन सभी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो हैं बहुत प्रचलित हो चुके हैं, और जब ये एक बार कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसका एस्टिमेशन भी कई विधियों के द्वारा कर सकते हैं। सह अवक्षेपण और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण में भी हम इनका उपयोग करते हैं। पोलरोग्राफी यानी जो वोल्टामेट्री होती है उसके अंदर भी हम कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं। तो ये जितने भी कार्बनिक अभिकर्मक हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं उनका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो शुगाइव नामक वैज्ञानिक, शुगाइव ने 1905 में सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ यानी निकल मेटल आयन का इनऑर्गेनिक अभिकर्मक यानी DMG जो ऑर्गेनिक अभिकर्मक है, डाई मिथाइल ग्लॉक्सिन, उसके द्वारा जो है उसका एस्टिमेशन किया। तो जब कभी भी हमें निकल का एस्टिमेशन करना है, आज भी अगर हमें निकल का एस्टिमेशन करना होता है तो हम 1905 में जो विधि शुगाइव ने अपनाई थी यानी कार्बनिक अभिकर्मक DMG डाई मिथाइल ग्लॉक्सिन का उपयोग करके निकल का एस्टिमेशन किया था, वो आज भी प्रचलित है। और आज भी हम निकल का एस्टिमेशन DMG के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि ये जो विधि है वो अत्यधिक सूक्ष्मग्राही है और जो रिज़ल्ट हैं एकदम सटीक आते हैं, इसलिए अभी तक इसका प्रचलन है। उसके बाद 1909 में बाउडिश नाम का वैज्ञानिक था, उसने एक ही रिएजेंट से 2 मेटल आयन का एस्टिमेशन किया, और उस रिएजेंट का नाम है कुफेरॉन। ये जो कॉफेरॉन है इसके अंदर Cu कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, और फेरॉन के अंदर जो Fe है वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों मेटल आयन का एस्टिमेशन कॉफेरॉन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, इसीलिए इस अभिकर्मक का नाम क्यूफेरॉन पड़ा। फिर उसके बाद जब वर्नर ने अपनी उपसहसंयोजक थ्योरी यानी कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी, उपसर्जन सिद्धांत, उसके बाद में कई सारे कॉम्प्लेक्स आयन बन गए, और उसके बाद में इन
कार्बनिक अभिकर्मकों का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ गया। दो वैज्ञानिक जो हैं वो उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए उत्तरदायी हैं उनके निर्माण के लिए, वर्नर और सिज्विक। और जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो गया उसके बाद में इसमें हमने कई सारे कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग किया, उससे इस अकार्बनिक विश्लेषण में इनकी जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1946 में स्वेर्जेनबेक ने एक नया जो है रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट ढूंढा, वो है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और ये जो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है ये हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 6 विषम परमाणु हैं और वो सब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उपसहसंयोजक यौगिक बनाने में समर्थ हैं। तो EDTA के अंदर इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। और ये क्या करते हैं, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 6 उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकुलमितीय लिगेंड है और जो अच्छा संकुल बना लेता है, और इस वजह से ये जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं इनका प्रचलन और भी ज़्यादा बढ़ गया अकार्बनिक विश्लेषण हेतु। जितने भी जो अभी तक कार्बनिक अभिकर्मक यूज़ में आए हैं उनको हम अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे विलायक, उसके बाद में उदासीनीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, फिर उसके बाद में इनका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, अम्लीय और भस्मीय लवणों के से निर्मित यौगिकों के लिए किया जाता है, और कार्बनिक ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में भी किया जाता है। तो इनका बहुत सारा उपयोग है, जो एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो कार्बनिक अभिकर्मक वे पदार्थ हैं जो प्रायोगिक परिस्थिति में केवल एक ही पदार्थ या आयन को निश्चयात्मक रूप से जो है उनका एस्टिमेशन या निर्धारण करने में समर्थ हों। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब हमें यदि 10 मेटल आयंस का कोई मिश्रण मिला हुआ है और उसके अंदर हमको केवल मात्र निकल का ही एस्टिमेशन करना है, तो हम यदि उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट DMG डालेंगे तो वह बाकी 9 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, वो केवल निकल के साथ में रिएक्शन करके और निकल का एस्टिमेशन करने में सहायक होगा। तो इनके जो परिणाम हैं एकदम सटीक होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक रिजल्ट देते हैं। लेकिन यदि हमें एक से ज़्यादा मेटल आयन का एस्टिमेशन भी करना होगा तो भी ये जो है प्रयुक्त हो सकते हैं, मतलब उस समय ये सेलेक्टिव रिएजेंट की तरह काम करते हैं। तो कार्बनिक अभिकर्मकों का जो प्रयोग है 2 भांति होता है। पहला, जब हमें सटीक यानी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए होता है। दूसरा, जब हमें कई सारे मेटल आयन का एक साथ एस्टिमेशन करना होता है यानी सेलेक्टिव। तो रिएजेंट्स को हमने 2 भागों में बांटा है, स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि इनका सेलेक्टिव एस्टिमेशन के अंतर्गत ही उपयोग में लिया जाता है। अब हमें ये भी समझना होगा कि ये जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं वो किस तरह से काम करते हैं और इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये अकार्बनिक पदार्थों का एस्टिमेशन आसानी से कर लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इन सभी कार्बनिक अभिकर्मकों के अंदर एक क्रियात्मक समूह होता है। जैसे हम ऑर्गेनिक एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें हम कार्बनिक जो क्रियात्मक समूह है उसका एस्टिमेशन करते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि ये फिनोल है, कि ये कीटोन है, कि ये एल्डिहाइड है, क्या है। तो उसी तरह से कार्बनिक अभिकर्मकों के अंदर ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके अंदर हेट्रोएटम यानी विषम परमाणु होता है। और ये जो विषम परमाणु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फ़र, ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मेटल आयन को देकर उपसहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं और इस तरह से कार्बनिक अभिकर्मकों का अकार्बनिक विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें मैंने आपको बता रखे हैं कि OH है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है। ये सभी जो हैं बहुत अच्छे जो है क्रियात्मक समूह हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है। इस तरह से अमीन है, इमीन है, विषम चक्रीय नाइट्रोजन वाला ऑक्साइम है, अमीडो है। तो नाइट्रोजन वाले जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्रियात्मक समूह हैं, वो भी अच्छे जो हैं डोनर होते हैं और डोनर होने की वजह से हम उसका जो है एज ए रिएजेंट यूज़ में लेते हैं। सल्फ़र वाले भी कई सारे
हमारे पास में ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं जिनका इनऑर्गेनिक एस्टिमेशन में उपयोग होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या हैं? धातु आयन कार्बनिक अभिकर्मकों से बंधित होते हैं और ये किसके द्वारा होता है? क्रियात्मक समूह के द्वारा। अधिकांश कार्बनिक अभिकर्मकों में इस प्रकार के केवल एक ही क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि EDTA के अंदर तो 6 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और वो 6 जो है बॉन्ड बना सकता है। तो जो एक क्रियात्मक समूह रखता है ऑर्गेनिक रिएजेंट, वो केवल मात्र सिंपल और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन यदि किसी ऑर्गेनिक रिएजेंट में एक से अधिक यानी 2 या 3 क्रियात्मक समूह हैं या 6 क्रियात्मक समूह हैं, तो वो क्या करेगा? वो मेटल आयन के साथ में जब बंधेगा तो वलय का, रिंग का निर्माण करेगा। और जब वलय का निर्माण हो जाता है, रिंग का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे वलय युक्त जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं और उन्हें हम कीलेट कहते हैं। कीलेट का मतलब है केंकड़ा, केंकड़े का पंजा। तो केंकड़े का पंजा जिस तरह से किसी भी चीज़ को, अपने जो शिकार होता है उसको जिस तरह से जकड़ लेता है, उसी तरह से ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं उनके, जिनके अंदर 2 क्रियात्मक समूह होते हैं या 2 दाता परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं कि 2 उपसंयोजक बंध बनाते हैं और वो 2 उपसंयोजक बंध जो हैं वो मेटल आयन को जकड़ लेते हैं और एक वलय का निर्माण हो जाता है। जब कभी भी वलय का निर्माण होता है तो वो 5 या 6 सदस्यीय वलय होती है, जिसके अंदर स्ट्रेन नहीं होता, विकृतिहीन होती है। और जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर रिंग है, तो वो रिंग जो है वो 5 या 6 मेंबर्ड ही होती है। तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग रखने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट के द्वारा, वो बहुत स्थायी होते हैं और ज़्यादातर इसी प्रकार के जो है कीलेट कॉम्प्लेक्स हमको प्राप्त होते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, वो हमेशा कीलेट वलय यानी वलय युक्त कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे और वो धातु आयन को इस तरह से जकड़ लेते हैं कि वलय हमेशा बनती ही है। और मैंने बताया आपको EDTA है वो तो 6 वलय बना सकता है, क्योंकि उसमें कई सारे जो है डोनर एटम्स होते हैं और इसीलिए EDTA का प्रचलन सर्वाधिक होता है। तो जितने भी हमने अभी तक ऑर्गेनिक रिएजेंट्स देखे, उनके अंदर क्या खासियत है कि वो या तो विशिष्ट होते हैं या वर्णात्मक होते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि धातु आयन किसी कार्बनिक यौगिक के साथ में जब क्रिया करेगा तो वो 2 प्रकार की होगी। एक तो लिगेंड अणु पर किसी क्रियात्मक समूह, वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो लिगेंड अणु पर किसी क्रियात्मक समूह की उपस्थिति पर निर्भर करेगी और दूसरा वो निर्भर करेगी धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो ये 2 चीज़ों का महत्व होता है जब कभी हम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और उसका उदाहरण बता रखा है कि निकल आयन जो है वो DMG के साथ में रिएक्शन करके और उसके अंदर जो 2 ऑक्साइम क्रियात्मक समूह हैं वो जो है उसके साथ में आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उनका एस्टिमेशन आसानी से हो जाता है। कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग हम और भी कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे एज ए एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षक के रूप में कर सकते हैं। कार्बनिक अभिकर्मकों को हम विलायक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में, वॉशिंग लिक्विड यानी धावन द्रव के रूप में, फ्लोकुलेटिंग एजेंट यानी उनको हल्का बना के हम उर्णन कारक पदार्थ के रूप में भी इनका उपयोग ले सकते हैं। और सुरक्षात्मक कोलाइड यानी हमको अगर कोई इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ाना हो तो उस कोलाइड के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। तो जितने भी कार्बनिक अभिकर्मक हैं भिन्न भिन्न तरीक़ों से अकार्बनिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त करे जा रहे हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी कार्बनिक अभिकर्मक हैं उनके प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।